जैसे मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये लोकल कंपनी है, इसी तरह सर्वर सी भी हमारे पास लोकल कंपनी है, एक आईटी लिंक्स भी लोकल कंपनी है, लेकिन मैं उसको कंसीडर नहीं करता सर्विसेज वाइज। तो वेबसोल की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, सर्वर सी उसकी भी सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है, सो अगर आपने लोकल कंपनी से साथ चलना हो तो ये अच्छी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। सो ये आप देख रहे हैं, हम लोगों ने एक कारपोरेट प्लान लिया हुआ है। सो इसकी प्राइस भी देख रहे हैं आप, 33,000। लेकिन जब हम इसे ख़रीदते हैं तो उस वक्त ये थोड़ा सा डिस्काउंट हमें देते हैं पहले साल पे। तो ये अब वो अगले साल की उसने इसलिए प्राइस बताई, हमने इतना दे के बाय नहीं किया हुआ, कम दे के बाई किया हुआ है। लेकिन ये वो एक्चुअली हमें दिखा रहा है नेक्स्ट ईयर कि इसने रिन्यूअल इस प्राइस पे होना है। हो सकता है कि जब नेक्स्ट ईयर इनके पास जाएं तो डॉलर के रेट्स क्या चल रहे हों, उसके हिसाब से फिर फ्लक्चुएट भी हो सकता है कम पैसों में भी वो कर दें। लेकिन वो अपने हिसाब से उन्होंने एक नेक्स्ट ईयर की प्राइस लगाई हुई है। तो ये वाला जो पैकेज है ये अबाउट आई थिंक सो कि हम लोगों ने 18-19 का ख़रीदा हुआ है। लेकिन अब जो है ये माई इनवाइसेस यहाँ आ जाएगा, पता लग जाएगा आपको कि कितने का हमने बाई किया हुआ है। जी कितने का मिला हुआ जी? 22 का मिला हुआ है, नॉट 18 का नहीं है, 22 का। तो ये हमें 22 का मिला हुआ है। ये इसकी इनवाइस आपके सामने आ गई है। ठीक है, बाकी उसने हमें सारा डिस्काउंट दिया हुआ है। तो इतने में हमने इसको परचेज़ किया हुआ है। पेड इनवाइस दिखा रहा है मुझे कि जो हमारी पेड इनवाइस थी। एनीवेज ये तो मैंने आपको बताया कि जो ताकि आज हम ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों को भी देख लेना। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं जी। ये डोमेन और इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें डोमेन भी है और इसका डोमेन तो इसमें फ्री बनी हुई पड़ी हुई है ना हमें एक तरह से। उसकी वजह क्या है, .com मैंने कहा था ना फ्री मिल जाती है आपको। .com की डोमेन फ्री मिल जाती है, मगर सब्जेक्ट टू द के अवेलेबल भी हो। मिसाल के तौर पर जैसे इनकी डोमेन है, किस नाम की डोमेन है जी? ये कोई नाम आ रहा है? पीछे आया ना जरा, एक स्टेप पीछे आ रहा होगा नाम, जहाँ पे डोमेन लिखा हुआ था, पैकेज लिखा हुआ था। क्या नाम है? ifzalacademia.com। अब मिसाल के तौर पर ये गए हैं लेने के लिए अफजाल अकेडमिया, और ifzalacademia.com अवेलेबल थी। सपोज अगर ये अवेलेबल ही ना होती फिर तो नहीं ले सकते थे ना, फिर तो इन्हें अपना नाम चेंज करना पड़ना था। सपोज ये कहते हैं कि नहीं अवेलेबल, तो चलो यूं करें, मुझे .com की बजाय ना .org में ले दें, मुझे .edu.pk में ले दें। तो ये जो फ्री डोमेन्स होती हैं ये सिर्फ .com की एक्सटेंशन में मिलती हैं, ये और किसी एक्सटेंशन में फ्री नहीं मिलती आपको। यानी फ्री डोमेन्स हमें सिर्फ .com के साथ मिलती है, ब्रांड। हाँ, जो होस्टिंग के साथ आती है ना फ्री डोमेन्स, वो कहते हैं कि अगर आपको लेनी है तो .com लें। अब सपोज एक और बंदा भी अफजाल अकेडमिया बाय करना चाह रहा है, तो अब उसको तो .com नहीं मिलने वाली ना, जब तक वो इसके स्पेलिंग्स को चेंज नहीं करेगा। यानी कोई और स्पेलिंग्स करेगा तो फिर मिलेगा, नहीं तो अगर वो कहे नहीं मुझे तो अफजाल अकेडमिया ही चाहिए, तो फिर वो क्या कहेंगे कि भाई आप दूसरी एक्सटेंशन पे चले जाओ किसी पे। तो फिर लेकिन वो जब दूसरी एक्सटेंशन पर जाएगा तो वो फ्री वाला खाता खत्म, फिर पे करेगा। और अगर हमारे पास किसी की सिर्फ डोमेन हो तो वो डोमेन भी 5-6 हज़ार रुपये की परचेज होती है, सिर्फ डोमेन। एनुअल पेमेंट उसकी भी 5-6 हज़ार होती है। और अगर होस्टिंग हो तो अब क्योंकि डॉलर्स ऊपर चला गया हुआ है, तो लेते हुए तो हम लोगों ने 12-12 हज़ार की भी खरीदी हुई हैं, लेकिन जब डॉलर बढ़ गया तो उस हिसाब से उसके रेट्स भी बढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनके एडवांटेजेस क्या हैं अभी हम ये देखते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं। जैसे अभी हमने ये डोमेन बाय की है ना, अब मैं इसकी आपको लेकर जा रहा हूँ इसके अंदर। एक्टिव पे क्लिक करते हैं, ज़रा मैं आपको आज ये समझा दूँ कि डोमेन्स के साथ हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, या अपने होस्टिंग अकाउंट के साथ कैसे। अब ये होस्टिंग अकाउंट है, इसके अंदर डोमेन मौजूद है, इसके अंदर ही होस्टिंग मौजूद है। अब इसके अंदर क्या ऑप्शन आया आपको नज़र देखें, लॉग इन टू सी पैनल। यानी इसके बाद हमें अंदर क्या चीज़ मिल रही है, इसका सी पैनल मिल रहा है। पहले मुझे क्या मिला, एक मेन पैनल था जिसके अंदर मैंने जो इसको पेमेंट्स की हुई हैं सारा उसका रिकॉर्ड है, और अगर मुझे उनसे कम्युनिकेट करना होता है तो वो भी मैं यहाँ पे ही करता हूँ। बैक करें ज़रा, जी ये देखिए सपोर्ट, जो भी मैंने इनके साथ कोई ईमेल कम्युनिकेशन की होगी ना, वो सारी की सारी मुझे यहाँ मिल रही होगी। ये क्या लिखा हुआ है, ओपन टिकट्स, इस पर क्लिक कीजिए ज़रा। मैं कह रहा था ना इनसे कम्युनिकेट करते हैं हम लोग,
तो यहाँ पर आएंगे आप, जैसे मिसाल के तौर पर चलते चलते मेरी डोमेन नेम काम कर रही है, वर्किंग में ही नहीं है आजकल, तो मुझे कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। एक चीज़ तो यह है कि मेरे पास वेबसोल वाले का फ़ोन नंबर है, मैंने कहा था ना ये लोकल पार्टी है, तो मैं कॉल भी करूँगा, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं उसे कॉल करूँगा तो वो मुझे कहेगा इस तरह करें, मुझे ईमेल करके कॉल करें। फिर मैं उसे कॉल करूँगा, फिर वो इस साथ अपनी ईमेल भी खोल लेगा और मेरा प्रॉब्लम भी सुन लेगा और ज़रा जल्दी रिजॉल्व कर देगा हमारा इशू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं ओपन टिकट में, क्या आ रहे हैं, कहता है भाई सेल्स रिलेटेड इशू है, बिलिंग रिलेटेड इशू है, अब्यूज़ है, कोई इशू इस तरह का, किसी ने कोई, आपने किसी के मतलब कोई कंप्लेंट करनी है, स्पोर्ट के मतलब कोई इशू है, फीडबैक के मतलब कोई इशू है, HR के मतलब इशू है। भाई जहाँ पर मेल करना चाहते हो कर दो। मतलब क्या हुआ कि सपोज सुबह मुझे मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया ना, वो तो हमारी वेबसाइट खुल ही नहीं रही, सो मैंने उसे खोल कर देखा तो पता लगा हाँ भाई वाकई एरर आया हुआ है कोई, ठीक है। तो अब मैं कहाँ पर मैसेज करूँगा, स्पोर्ट में मैसेज करूँगा यहाँ पर आकर, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ बढ़ानी है, सपोज मुझे पता लगा भाई मेरे पास एक होस्टिंग प्लान था और वो एकदम इन्फिनिट हो गया, कैसे इन्फिनिट हो गया कि उसके अंदर जो स्पेस थी वो ऑक्यूपाई होगी सारी की सारी, मे बी वो मेरी वेबसाइट ज़्यादा अपलोड कर दी मैंने बड़ी, या मैंने अपना कोई डाटा अपलोड कर दिया, या मेरे ईमेल्स की वजह से स्पेस ओवर हो गई, तो अब मैं इनको कहूँगा कॉल करके कि भाई ज़रा मुझे पैकेज मेरा इंक्रीज़ करवाना है मुझे, तो मैं इधर कॉल करूँगा। यानी ये क्या है, सेल्स में है। अगर बिल का कोई इशू होगा तो मैं इधर करूँगा, जैसे मैंने कोई होस्टिंग बाय की है तो फिर मैं यहाँ पर पहली दफ़ा सेल्स में करूँगा, फिर बिलिंग में भी कर सकता हूँ। तो ये सारी वो जगह हैं। जैसे मैं स्पोर्ट पे क्लिक करता हूँ, ज़रा देखिएगा आ गया, क्या कहता है, कहता है हाँ भाई क्या इशू है, यहाँ पे बताएंगे। ये क्या कहता है कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जाना है, फिर क्या कहता है क्या सर्विस क्या आपकी, वो देखें जरा, एक डोमेन है और एक लिनक्स इसका प्लान है ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है आपकी प्रायोरिटी क्या है, मीडियम है, हाई है, तो ज़रा जल्दी रिस्पॉन्स कर देंगे वो आपको। तो यहाँ से अगर हम उसे कहेंगे कि भाई हाई प्रायोरिटी पे मुझे जवाब दो, फिर मेरी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, और अगर मैं साथ कोई स्क्रीनशॉट भेजना चाहता हूँ तो यहाँ से फाइल भी अटैच कर दूँगा और सबमिट कर दूँगा। इसके नतीजे में एक टिकट जनरेट होगा, वो मुझे जीमेल पर आ जाएगा। उसके बाद मैं कॉल करके भी बात कर सकता हूँ कि जनाब ये मैंने एक मेल भेजी है, ये उसका टिकट नंबर है, तो प्लीज़ काइंडली इसको ज़रा जल्दी रिजॉल्व कर दें, ठीक है। सो ये था हमारा पार्ट वो वाला। फिर मैं सर्विस में आता हूँ, ये लिखा हुआ आ रहा है जी माई सर्विसेज, एक्चुअली मैं अपनी होस्टिंग में वापस आ गया। ये था, ये मैनेजमेंट है, ये आपको पता लगे ना, ये आपकी डोमेन की और होस्टिंग की सिर्फ मैनेजमेंट है भाई। यहाँ से हम सिर्फ चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और कोई ख़ास काम नहीं है। जिनसे मैंने परचेज़ किया हुआ उसकी मैनेजमेंट है। अब जब 1 साल गुजर जाएगा तो नई इन्वाइस भी यहाँ पर ही आएगी साल के बाद के जनाब ओवर, और जब मेरा अकाउंट बंद होगा तो यहीं पर ही मैसेज आ रहा होगा कि आपकी डोमेन बंद हो गई है क्योंकि आपने पे नहीं किया, पे करें, तो इन्वाइस भी यहीं पर होगी, तो इसी इन्वाइस के अगेंस्ट मैं पेमेंट करूँगा। अच्छा, अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ एक्टिव पे। अब देखिए आप कहाँ आ गए हम, एक्टिव पे क्लिक करने से आगे लॉग इन टू सी पैनल। व्हाट इज सी पैनल? जहां पर हमारी वेबसाइट का डाटा, कंटेंट, फाइल्स अपलोड होती हैं, डेट इज सी पैनल। जहां से हमारी पूरी होस्टिंग की ऑप्शंस यूज की जाती हैं वो है सी पैनल। आपने देखा होस्टिंग में मैं वेबसाइट अपलोड नहीं कर रहा हूँ, होस्टिंग में मैं तो कंपनी से मैनुपुलेट कर रहा हूँ, बस उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन चल रही है। मेरे पास क्या प्लान आया वो मुझे नज़र आ रहा है, मेरी इनवाइस नज़र आ रही है, ईमेलिंग ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आपकी वेबसाइट है एक्चुअली वो कहाँ पड़ी है, सी पैनल के अंदर, ठीक है। सो अब मैं कहता हूँ हाँ भाई मुझे सी पैनल में ले जाओ, और ये देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें उसने यहाँ भी दिखाई हैं। यहाँ पर आपके ईमेल अकाउंट्स भी होते हैं, अब इतनी डिटेल में हम नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे ईमेल अकाउंट्स भी बनते हैं कंपनी के, इसको हम बोलते हैं बिजनेस ईमेल। मिसाल के तौर पर एक मेरा ईमेल है ना, najibandSons.ceo, ये तो बिजनेस ईमेल नहीं है, ये तो पर्सनल ईमेल की कैटेगरी में आएगा क्योंकि जीमेल पर है। एक मेरा ईमेल है najibandSons.ceo@najibsolutions.com, यानी आपकी डोमेन के ऊपर जो आपका ईमेल है इज कॉल्ड बिजनेस ईमेल। वैसे तो मैं उसको भी बिजनेस ईमेल के तौर पर यूज कर सकता हूँ, आप अपने पर्सनल ईमेल को भी बिजनेस ईमेल के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम बिजनेस ईमेल किसको बोलते हैं, जो किसी डोमेन पर बना होता है, जो किसी होस्टिंग के साथ बना होगा। जैसे हम कहेंगे ना पीक सॉल्यूशंस का स्टाफ का जो अकाउंट होगा तो होगा ali@peaksolutions.edu.pk,
अब वो चेक कहाँ से होगा? वो चेक यहाँ से ही होगा। यहाँ पर वेब मेल लिखा हुआ था ना शुरू में, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ईमेल आएगा आपका, तो यहाँ से हम चेक करते हैं। ये फाइल मैनेजर लिखा हुआ है, यहाँ से हम अपना वेबसाइट को मैनेज करते हैं। और मैं सी पैनल में जाऊँगा तो ये भी वहीं पर ही लेकर जाएगा। जी आगे सी पैनल पे ये बहुत सारी चीज़ें, हमें सारे को मैनेज नहीं करना, ठीक है। एक्चुअली और ये भी आपको बता दूं तो ये एसईओ वाले बंदे का काम भी नहीं, आपको फील हो रहा होगा ना, लग रहा है ना कि एसईओ वाले का काम, इसका तो एसईओ से कोई लेना देना ही नहीं। मैंने अभी तक जितनी बातें की हैं, बेसिकली ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आप भाई काम करने लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, आपसे हिडन नहीं होनी चाहिए कि क्या है, ये कैसे होता है, या आपको कि भाई ये तो डेवलपर करके दे रहा है, मुझे उसी से करवाऊंगा मैं। आपको ये सब कुछ खुद पता होना चाहिए। देखिए मेरे पास है ना सारा एक्सेस, होस्टिंग पैनल भी मेरे पास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। अच्छा अब यहाँ आ गए हम लोग, ये देखिए इधर राइट साइड पे, अब हम कह रहे हैं ना हमने एक पैकेज बाय किया हुआ है। यहाँ देखते जाए आप जरा राइट साइड पे क्या आ रहा है। नंबर 1 पे क्या आ रहा है? बैंडविड्थ, इसको भी ज़रा समझ लेते हैं जल्दी से। और ये इन्फिनिट का निशान नज़र आ रहा है आपको, इसका क्या मतलब है? कहता है भाई इसके लिए आपने बैंडविड्थ कितनी बाय की हुई है? अनलिमिटेड बैंडविड्थ हमने ली हुई है इस पैकेज में। बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ है कि लोगों का प्रेशर आपकी वेबसाइट पर कितना है, मैक्सिमम कितने लोग आएंगे तो आप एंटरटेन कर लोगे। बिल्कुल जैसे अभी 22 का रिजल्ट आया था, तो अक्सर ऐसे ही होता है कि जब भी आता है तो साइट्स बैठ जाती हैं ना। आम दिनों में तो उसे कुछ भी नहीं होता, इसलिए कि आम दिनों पे उस पर ट्रैफिक कम होती है। तो अगर 22 ने भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ ली होगी तो भाई कभी यूट्यूब बैठा है? नहीं बैठा भाई। यूट्यूब पे जितनी मर्जी चीज़ें ट्रेंडिंग हो जाएं, कभी भी डाउन नहीं होता यूट्यूब का सर्वर, फेसबुक भी नहीं होता। हाँ कोई बग आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ ट्रैफिक की वजह से कभी ख़राब नहीं हुआ। सो अगर 22 लाहौर ने भी इन्फिनिट बैंडविड्थ ली हो तो उनका भी ये इशू ना हो, ठीक है। सो इन्फिनिट बैंडविड्थ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, भाई पैकेज मिल गया हमें 22 का। अच्छा अब उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? एड ऑन डोमेन्स आ रहा है, इसमें भी इन्फिनिट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने पैकेज बाई किया ये एक डोमेन का पैकेज नहीं है भाई। अब एक बंदे ने 22 का ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है। सो मुझे कोई बंदा कहता है मुझे होस्टिंग भी साथ लेनी है। अब मेरे पास तो एक पैकेज है और एक क्लाइंट का ही पैकेज मौजूद है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं उसे कहूँ यार यूँ करते हैं 5000 की डोमेन खरीदते हैं, तो 10,000 रुपये आप मुझे दे दो या 8,000 रुपये आप मुझे दे दो, तो मेरे पास होस्टिंग है, आप मेरी होस्टिंग यूज़ कर दो। या 4,000 रुपये आप मुझे दे दो। दूसरी सूरत में मैं उसे कहूँगा हाँ भाई 25,000 रुपया मुझे दो, तो जो कम बजट वाला बंदा होगा वो इस पर एग्री करेगा कि यार चलो इसमें पैसे तो मेरे बच रहे हैं, 4 रुपये बच रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये अकाउंट मैं उससे शेयर नहीं करूँगा भाई। ये अकाउंट तो एक बंदे की ऑनरशिप में है ना, ये शेयरेबल अकाउंट तो, लेकिन उसकी वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी। हम करते क्या हैं बेसिकली? हम करते ये हैं कि एक हमारे पास वेबसाइट है www.abc.com, और एक हमारी वेबसाइट का कंटेंट है। दो चीज़ें हैं ना, एक हमारे पास वेबसाइट है और एक हमारे पास वेबसाइट का कंटेंट है। हमें www.abc.com लिख के जब एंटर करना है तो हम चाहते हैं ये वेबसाइट का कंटेंट इसके अंदर आ जाए, ये चाहते हैं हम लोग। तो एक आपकी डोमेन है और एक आपकी होस्टिंग है। ये जो आपका कंटेंट है ये कहाँ पे जाना है? होस्टिंग में। आपका कंटेंट कहाँ पे जाना है? होस्टिंग में। इसका मतलब क्या हुआ कि हर किसी ने अपनी डोमेन बाय करनी है और हर किसी को होस्टिंग की भी ज़रूरत है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी होस्टिंग है जिसमें कंपनी ये कहती है कि भाई डोमेन हो आपके पास, होस्टिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो एक से ज़्यादा। जैसे अभी ये इन्फिनिट कह रहा है, हम सपोज कर लेते हैं जी इस प्लान में मेरे पास 4 होस्टिंग हैं, लेकिन वो होस्टिंग नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? 4 एड ऑन डोमेन्स। मतलब ये डोमेन है एकेडमिया वाली, अब मेरे पास एक और वेबसाइट है, एक और क्लाइंट है abc.com जिसने डोमेन परचेज की हुई है और उसकी वेबसाइट है। एक मेरे पास है xyz.com, एक है मेरे पास 786.com। उन्होंने तीनों ने ही होस्टिंग नहीं ली, उनको होस्टिंग मैंने रीसेल कर दी और उनको मैंने अटैच कर दिया इस होस्टिंग के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम उनको अटैच भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक पैकेज बाई किया, किसी ने आपको दिया ये 7,000 रुपये का पैकेज है, तो यहाँ पर फिर क्या आ रहा होगा? एड ऑन डोमेन्स नो, कि भाई एक ही डोमेन बस, इसके साथ आप एड ऑन डोमेन नहीं लगा सकते। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सब डोमेन्स। कहता है भाई आप यहाँ पे सब डोमेन्स भी लगा सकते हो।
कि यहाँ पर हम लोग सब डोमेन्स भी ऐड कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सब डोमेन्स पढ़ी थी ना, कितनी देर है, अनलिमिटेड। सो मैंने क्या कहा भाई, सब डोमेन्स बनाते जाओ और उसमें वेबसाइट का कंटेंट ऐड करते जाओ। अब ये सब डोमेन्स किस में बनेंगी, ये बनेंगी सब डोमेन मेन वेबसाइट के अंदर। क्या नाम है वेबसाइट का, इफ्जाल एकेडमिया के अंदर। सो ये हो सकता है courses.ifzal academia, ठीक है ना। वो हम इसके वो जितने हमारे कीवर्ड्स हैं, याद है मैंने आपको सब डोमेन में कीवर्ड्स की बात की थी कि मैंने 10 कीवर्ड्स बनाए थे ना, तो मैंने 10 कीवर्ड्स के लिए सब डोमेन्स बाय की और हर सब डोमेन में एक कीवर्ड को टारगेट कर दिया। तो ये हमें पैकेज मिल गया ये वाला भी इसमें। एनीवेज ये हमारा ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हाँ आगे से सब नहीं बनती नहीं जाएंगी। ये देखो ये क्या है, ये लिखा मैंने जी ट्रस्ट स्कूल, देखें आपने ज़रा, ट्रस्ट स्कूल लिख दिया जी हमने, ट्रस्ट स्कूल, फाइन। ये उनकी मेन वेबसाइट आ गई। अच्छा अभी वेबसाइट खुलती है, देख लो। ये मेन वेबसाइट खुल गई ना, जरा बैक करें, अब कैरियर्स पे क्लिक करें। अब देखते हैं आप कौन सी वेबसाइट खुलती है। अब यूआरएल पढ़े, careers.thetrustschool.edu। ये क्या है, ये सब डोमेन बना दिया हमने। बजाय इसके कि उन्होंने उस साइट के अंदर ही जाकर एक पेज बना देते, उन्होंने क्या किया, उसको सब डोमेन के तौर पर यूज किया ना। अच्छा बैक करते हैं, ठीक है जॉब्स। अब देखिएगा जरा, अब क्या आ गया, कैरियर्स, ठीक है। अब इधर आए जरा, यहाँ लिखे ads.google.com, सबको पता है ना इसका, मैं क्या इसका तो आप सबको पता है, ads.google.com। अब मेन वेबसाइट कौन सी है, google.com। तो उन्होंने एड्स के लिए उसी की एक सब डोमेन, वो भी सब डोमेन पे काम करने लगे हुए। अब हम एसईओ के पॉइंट से क्या कर रहे हैं, लोग जो सब डोमेन्स को यूज कर रहे हैं, आपने देखा उनका पर्पस क्या है, वो मुख्तलिफ चीजों पर जाने के लिए सब डोमेन पर जा रहे हैं ना। हम रैंक करवाने के लिए सब डोमेन पर जा रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास 7 कीवर्ड थे एक पेज के ऊपर, तो उन्होंने रैंक ही नहीं था होना, तो हमने कहा भाई 7 पेजेस बनाओ और हर पेज को कीवर्ड का नाम दे दो। मैं क्या, हर सब डोमेन को 7 कीवर्ड्स उसमें डिवाइड करो और हर सब डोमेन के ऊपर ऑन साइट एसईओ कर दो। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या पूरा हो रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर पूरा हो रहा है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। अब कमर्शियल किचन इक्विपमेंट कीवर्ड, फिर दूसरा कीवर्ड क्या था, कमर्शियल पिज्जा ओवन .dckitchen.org, दूसरा कीवर्ड भी टारगेट हो गया। फिर था आइसक्रीम मशीनरी .dckitchen.org, आइसक्रीम मशीनरी का कीवर्ड भी वहां पर आ गया। अब भाई टाइटल भी मिल गया, मेटा भी मिल गया, सब कुछ दोबारा से वापस मिल गया आपको एक पेज के लिए। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज चेंज करते हो आप पूरा मेन्यू छेड़ते ही नहीं है उसका। भाई वेबसाइट का पूरा मेन्यू लिया आपने, वही सिर्फ होम पेज बदलते जा रहे हो। कॉन्टैक्ट अस पे जहां जाएगा, डीसी किचन पर जाएगा। अबाउट अस पे कहां जाएगा, डीसी किचन पे जाएगा। प्रोडक्ट्स पे कहां जाएगा, डीसी किचन पे जाएगा। लेकिन होम पेज पे कीवर्ड टारगेट कर दिया हमने। ये टेक्निक हमने इस्तेमाल की है, ये कोई ऐसी ऑफिशियल टेक्निक नहीं है ये टेक्निक, लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की लॉजिक क्या है, बस ये लॉजिक याद रखनी है। इसको इस्तेमाल करने की एक ही लॉजिक है, रेलिवेंसी। मिसाल के तौर पर मेरे पास पीक सॉल्यूशंस की डोमेन है, मेन डोमेन पीक सॉल्यूशंस की है, और मेरा एक क्लाइंट है जो कमर्शियल इक्विपमेंट सेल करता है। अब मैं पीक सॉल्यूशन पे तो कमर्शियल इक्विपमेंट की सब डोमेन बनाऊंगा तो रेलिवेंसी नहीं रहेगी ना। मुझे उसी डोमेन में रह के ये काम करना है जिसकी प्रोडक्ट्स हैं। सो अब वो ये कह रहा है कि आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, एक्चुअली तो हम लिंक बिल्डिंग करने लगे हुए हैं, तो रेलिवेंट भी हो गया ना लिंक बिल्ड हमारा, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं कि ये एक टेक्निक है जिससे आप बहुत जल्दी ग्रो होती है, और इसकी एग्जांपल आप सबके सामने है।
प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, जो मैं अक्सर आपके सामने खोलता हूँ, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं वापस, ये फाइल मैनेजर में आए। अब हम जरा आगे जरा आज पुराने क्लास में वापस चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आपको लेकर आना था, यहाँ पर एक वेबसाइट आ रही है जी एबीसी की, और एक वेबसाइट आ रही है टेस्ट की, पब्लिक HTML में जाएं जरा। ये है वो, आपको जो मैंने वेबसाइट दी थी उसका क्या था फोल्डर नेम, पब्लिक HTML था ना। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये पब्लिक HTML का फोल्डर जिप करके आपको दिया हुआ है, और जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी आप इसके अंदर लाकर उसको रख लेंगे। तो जैसे ही इसके अंदर रखेंगे तो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। अच्छा अब इधर है, इसको खोल के देखें, मैंने इसके अंदर सब डोमेन बनाई है कि नहीं बनाई है, नहीं बनाई, बाहर रखी हुई है। अब 1 लेवल, ये इसका पूरा मैनेजमेंट है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी तरह चल रहा है ये भी। अच्छा यहाँ पर एक सब डोमेन मेरे पास पड़ी है ABC के नाम से, और एक पड़ी हुई है टेस्ट के नाम से। जरा देख लेते हैं कि कौन सी है जो चल रही है, हम उसके ऊपर सारा काम करेंगे। टेस्ट, ये test.ifzalacademy। अब ये सबको पता लग गया ये सब डोमेन, और आप देख रहे हैं उसी तरह की वेबसाइट अपलोड होगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी मकसद के लिए बनाई हुई है कि स्टूडेंट्स को मैं दिखा सकूँ, ठीक है। आगे एक काम करते हैं, इधर आएंगे वापस, टेस्ट था, इसे खोलते हैं, इन सारों को मैं पकड़ता हूँ, हाँ सॉरी किसी और को मैंने सारा कर दिया, अनसेलेक्ट करें पहले, अब कर लें इसको सिलेक्ट। अब अंदर से सब सिलेक्ट हो गया। टेस्ट, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, test.ifzalacademy.com, सारे को डिलीट कर दो, खत्म। अब इसको रन करें दोबारा, एरर आ गया, अभी अंदर ही कुछ नहीं पड़ा हुआ, पहले था अब नहीं है, पहले खुल रहा था ना इसीलिए उसने कहा 404, एरर आ गया इसमें। अब वेबसाइट कैसे अपलोड होनी है हम वो देखने लगे। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये मैंने जो सब डोमेन बनाई थी मैं उसके अंदर आऊँगा, ये फिर मैं क्या करूँगा जी, ये मैं क्या बता रहा हूँ, वेबसाइट को अप करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अपलोड करूँगा, ये क्या लिखा है आगे, यहाँ पे जो वेबसाइट मैंने आपको भेजी थी वो डी पे शायद पड़ी हुई थी, है ना, स्टूडेंट वेबसाइट के नाम से। यहाँ पर भी आपको वेबसाइट कैसे लेकर आनी है, जिप करके। और जो होस्टिंग कंपनीज हैं वो सारे जिपर को सपोर्ट नहीं करती हैं, वो करती हैं विनजिप को सपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर यहाँ लाना है तो आपको विनजिप चाहिए, लेकिन हम लोग जो जिप यूज कर रहे हैं, 7 जिप यूज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अ विनजिप टाइप, वो भी विनजिप टाइप है। लेकिन अगर आप विनरार यूज कर रहे हो वो विनजिप टाइप नहीं है। सो आप 7 जिप से भी कर सकते हो और विनजिप से भी कर सकते हो। सो मैंने किया हुआ ऑलरेडी, मैं इस फाइल को चूज करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं जरा क्या हुआ। अब ये अपलोड होनी शुरू हो गई है, हो रही है अपलोड, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लेना है, साथ में जरा अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ वो क्या था, उसे अपलोड होने देते हैं जी। गूगल सर्च कंसोल, व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल? गूगल सर्च कंसोल क्या है? इसका जो पुराना नाम है ना, इसको बहुत पहले हम कहते होते थे वेब मास्टरिंग टूल, गूगल वेब मास्टरिंग टूल, उसी नाम को उन्होंने अपलोड किया। आपने बनाया था ना एक दफा, आपने एक पोस्ट बनाई थी उसमें वेब मास्टरिंग लिखा था आपने, है ना। तो इसी को बोलते थे पहले वेब मास्टरिंग, इसी टूल का नाम पहले होता था वेब मास्टरिंग, और अब इसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। ये है क्या, ये एक मॉनिटरिंग टूल है गूगल का, जो हमारी वेबसाइट्स को मॉनिटर करता है। यानी हमारी जो वेबसाइट्स हैं ये टूल उनको मॉनिटर करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ कैमरा लगा हुआ है तो वो इस क्लासरूम को मॉनिटर कर रहा है कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर साथ में कोई ऑडियो डिवाइस भी लगी हो तो शायद हमारी आवाज़ भी जा रही है उनके पास, और अगर ऑडियो डिवाइस नहीं लगी हुई तो सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स जा रहे हैं उनके पास कि यहाँ पर क्या हो।
इसी तरह गूगल का जो मॉनिटरिंग टूल गूगल सर्च कंसोल है वो भी आपकी वेबसाइट की पूरी मॉनिटरिंग करता है कि भाई हो क्या रहा है, मतलब कौन लोग खोल रहे हैं, कहाँ पे खुल रहे हैं, किन कीवर्ड्स के साथ खुल रहा है, क्या आपकी वेबसाइट ठीक है कि प्रॉब्लमेटिक है, इसमें वायरस तो नहीं आ गया, हैकिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही इसके ऊपर, क्या वेबसाइट की स्पीड के इश्यूज तो नहीं है, क्या वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है। ऑल टाइप ऑफ मॉनिटरिंग वो कर रहा है और सर्च कंसोल में हमें रिजल्ट देता है। तो मैंने यहाँ लिखा जी सर्च कंसोल, इसे भी खोल लेते हैं, मेरा ख्याल है उतनी देर में वो काम हो गया होगा, वापस आए जी। ये ग्रीन कलर में 100% आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अपलोड हो गया। अब क्या करें, इसको वापस जाएं उसी जगह पे क्लिक करते हैं जी। कहाँ पर आ गए, वापस आ गए हम test.ifzalacademy.lahore पे, वापस आ गए ना, यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये आ गई जिप फाइल। ये एग्जीक्यूट तो नहीं होगी, सबको पता है कि भैया तो जिप फाइल है, जैसे आप लोगों ने घर में भी एग्जीक्यूट करने के लिए इसको अनजिप किया था। यहाँ पर आए और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैंने अब देखें इसके लिए हमें 7-zip इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, WinZip इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, इसके अंदर मौजूद है वो। मैं कि इस होस्टिंग अकाउंट में उन्होंने ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल के रखे हुए हैं, ठीक है। ये अलहदा से एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है जिसमें हम आए हुए हैं, ये इनका अपना सिस्टम है सारा, इसका मेरे कंप्यूटर से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक्सट्रैक्ट का बटन इसलिए नहीं आया कि मैंने 7-zip किया हुआ है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि 7-zip की फाइल को सपोर्ट करता है बस। सो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया और एक्सट्रैक्ट किया जी। क्या पूछ रहा है, कहाँ करने लगे हो एक्सट्रैक्ट, test.ifzal यहीं पे करना है हमें, तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, डन। अब आप देखें क्या हुआ, फोल्डर नजर आना शुरू हो गया, लेकिन हमारी डोमेन क्या थी अब, test.ifzalacademy ऐसी है ना, तो वेबसाइट इंडेक्स की फाइल यहां तो है ही नहीं, नहीं खुलेगी ना, फिर हमें ये भी लिखना पड़ेगा आगे तब खुलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसे यहां से बाहर निकालें, बाहर निकालते हैं जी। इसकी जरूरत तो खत्म होगी शायद, अब तो नहीं रही हमें, तो क्या करें जी, इसको डिलीट कर देते हैं। पड़ी रहेगी तो भी कोई फायदा नहीं, रहेगा ऐसे 10 MB लेगी और इस तरह मैं करता रहूंगा तो इससे स्पेसेस बढ़ती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, तो ऑक्यूपाई तो मेरी होस्टिंग की स्पेस ही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे खोलता हूँ, अब देखिएगा मैं क्या करने लगा, खोल लिया, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा ये वाली जो प्रैक्टिस है ये आप वीडियो टू वीडियो ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो आप सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग अकाउंट में ही प्रैक्टिस कर सकते हो ना, तो ये आप मेरी वीडियो खोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ मेरी वीडियो की मदद से अगर आपने इसके नोट्स बनाने हो तो स्क्रीनशॉट्स लेकर नोट्स बनाए जा सकते हैं जी। सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब डिलीट तो नहीं करना ना, इस दफा क्या करना है, ट्रांसफर करना है ना उसे एक लेवल पीछे। पब्लिक HTML में पढ़ा हुआ, मैं उसे कहता हूँ एक स्टेप पीछे ले जाओ भाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मूव। अब आप देखें जरा क्या कह रहा है, कहाँ है इस वक्त, उसकी एक्चुअल लोकेशन शो कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए, जस्ट सिंगल स्टेप करना है, मुझे क्या करना है, मैंने कहा भाई इससे पीछे ले जाओ, तो इससे पीछे मेन रूट ही है ना सब डोमेन का। फोल्डर खाली हो गया, अप 1 लेवल करें जी, किस फोल्डर में था, इसमें था, इसका भी काम खत्म हो चुका हुआ है। अब एक और चीज नोट करें, जो मेन रूट था बिल्कुल जिस पे इफ्जाल एकेडमिया पड़ी थी, वहां पर वेबसाइट पब्लिक HTML में ही है, लेकिन जब मैं सब डोमेन में आऊंगा ना, क्योंकि वो पब्लिक HTML को सिस्टम फोल्डर मानता है, लेकिन अब हम सब डोमेन में आ गए हैं तो सब डोमेन में वो पब्लिक HTML को सिस्टम फोल्डर नहीं मानता। सब डोमेन में उसको इंडेक्स फाइल ही ढूंढनी है बस, इंडेक्स फाइल उसे मिल चुकी हुई है, इसका मतलब ये 404 एरर रिप्लेस हो जाएगा। देखें जरा, आ गई वेबसाइट वापस। अब ये वो वेबसाइट आई है जिसको हम कल देख रहे थे, शायद 1-2 दिन पहले हम जिसे देख रहे थे, वो वेबसाइट यहाँ पे वापस आ गई। ठीक हो गया, ये हमने वेबसाइट को एक तरह से अपलोड करना भी सीख लिया। अब प्रीवियस क्लास के हमारे 2 टॉपिक्स थे, उसमें एक साइट मैप था, एक रोबोट्स था, उसको भी हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है, लेकिन उससे पहले जरा सर्च कंसोल पे वापस आते हैं। और ये क्या कह रहा है, सर्च कंसोल टूल्स, इस पर क्लिक कीजिए। अब इस कमरे में कैमरे इंस्टॉल हुए हैं, ऐसे ही है ना, इसका मतलब क्या हुआ,
हमने सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट इंस्टॉल करनी है, तभी वो मॉनिटरिंग शुरू करेगा ना। अब क्या कोई ऐसा बंदा ये कर सकता है जिसके पास ऑनरशिप ना हो? टेक्निकली तो मुमकिन नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें एंटर करूंगा तो वो मुझे कहेगा कि भाई अपनी ऑनरशिप प्रूफ करो कि आप इस वेबसाइट के ऑनर हो। इस तरह तो कोई भी बंदा किसी की भी वेबसाइट की सर्च कंसोल बना के मॉनिटर कर सकता है उसको। अब ये देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्ट नो। एक साइड पे लिखा हुआ आ रहा है डोमेन, एक साइड पे लिखा हुआ आ रहा है यूआरएल। हम लोगों को देखिए, डोमेन लेवल का क्या मतलब है? डोमेन लेवल का मतलब है कि भाई आप डोमेन लेवल सर्च कंसोल बना रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मेरे पास एक डोमेन थी, अभी हम पढ़कर आए थे, उसमें अनलिमिटेड सब डोमेन भी थी ना। अब अगर मैंने इसको डोमेन लेवल अप्रूव करवा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर की सारी सब डोमेन अप्रूव हो गई। मेरा कंट्रोल भी खत्म हो गया कि जिसको मैं करना चाहूँ वो हो, तो सारी की सारी ऑटो अप्रूव हो गई। और ये अप्रूवल लेना कैसे है? ये लेना भी मुझे होस्टिंग कंपनी से पड़ेगा, इसलिए कि ये हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड डीएनएस वेरिफिकेशन। ये कौन करेगा? ये कंपनी करेगी। और इसमें आपकी वेबसाइट डाउन भी होगी। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास 10 वेबसाइट्स हैं, सब डोमेन्स हैं, मैंने सिर्फ सबका सर्च कंसोल नहीं बनाना, लेकिन अब एक मेन वेबसाइट का बना लिया तो ऑटोमेटिकली सबका बन गया। इसलिए हम इस सिस्टम को प्रेफर नहीं करते, और हम किसको प्रेफर करते हैं? यूआरएल को करते हैं। हम इस सिस्टम को प्रेफर करते हैं, यूआरएल लेवल को। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि भाई जिस पे आप काम करना चाहते हो सिर्फ वही होगा। मतलब मेरे पास एक डोमेन है, उसके अंदर 5 सब डोमेन हैं, मैं 3 को करना चाह रहा हूं, 2 को नहीं करना चाहता, तो जिसका यूआरएल दोगे सिर्फ वही होगी और बाकी वाली नहीं होगी। सो अब वो क्या कहता है, भैया ठीक हो गया, यहां पर आए, यहां पर आकर अपनी वेबसाइट का नाम है। अब हम प्रैक्टिस किस पे करने जा रहे हैं? टेस्ट पे। भाई मैं चाह रहा हूँ वो जो टेस्ट वाली वेबसाइट है उसको ऐड करवा दें। जो टेस्ट वाली हमारी वेबसाइट है उसको हम सर्च कंसोल में अप्रूव करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या देना पड़ेगा? उसकी पूरी वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ेगा। कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। इस यूआरएल को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ लाता हूँ और पेस्ट करता हूँ। अब आपने देखना है कि वो अप्रूव कैसे करता है। क्या मैसेज आया? वेरीफाई। कहता भाई अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये वेबसाइट आपकी है। ऐसे तो ना कोई भी किसी की वेबसाइट को अपने सर्च कंसोल में लगाए, ऐसी है जैसे कैमरे लगे हुए भाई कहीं भी जाके लगा लो, ऐसा तो मुमकिन नहीं ना। अपनी प्रेमिसेस में ही लगाए जा सकते हैं ना, किसी और जगह पे तो नहीं लगा सकते जी। ये क्या लिखा हुआ है? पहला मेथड क्या है? डाउनलोड फाइल। कहता है ये वाली फाइल डाउनलोड करो और जहां पर आपकी वेबसाइट डाउनलोड हुई है उसके रूट पे जाकर इसे अपलोड करो। सिंपल सी बात है, रूट क्या है मेरा? जहां पर इंडेक्स फाइल पड़ी है वही रूट है ना। तो कहता है उस जगह पर जाकर इसे अपलोड करो और वेरीफाई करो। यहाँ आकर मैं देखूंगा कि भाई आपने कर दिया, अगर तो यही फाइल वहां पहुंची है तो मैं अप्रूव कर दूंगा। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या है? HTML टैग। HTML टैग का क्या मतलब है? ऐड अ मेटा टैग टू योर साइट। कहता है भाई एक मेटा टैग है, इसको जाकर आपने अपनी वेबसाइट पे लगाना है। सबको पता है ना मेटा टैग्स किस पार्ट में लिखे जाते हैं? इसमें हेड में। तो वो ये जो टैग हमें दे रहा है इसे हमें कहाँ पे पेस्ट करना है? इस टैग को हमें हेड में पेस्ट करना है। ये वाला जो टैग वो हमें दे रहा है, ये टैग हमें कहाँ पेस्ट करना है? हेड पोर्शन में पेस्ट करना है। ये दूसरा तरीका, अल्टरनेटिव मेथड है, दोनों नहीं करने। यहाँ पहला मेथड, यहाँ दूसरा मेथड। चलिए हम दोनों को देखते हैं, करेंगे एक। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ये टैग उसने मुझे दे दिया, मैंने वहां जाके कोई टाइप करने की जरूरत नहीं है। कहता है यही वाला टैग यूज करना है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं इसे कॉपी करूंगा, उसके हेड पोर्शन में जाकर पेस्ट कर। कॉपी हो गया जी। चले, लेकिन मैं करता इसको यूज, मैं इसको करता हूँ। इस पर क्लिक करें, क्या हुआ? डाउनलोड होगी फाइल। एक दो और क्लिक करें, क्या हुआ? 2 फाइलें डाउनलोड होगी। फिर करें, 3 फाइलें डाउनलोड होगी। मैं क्यों कर रहा हूँ जरा आपको बताने के लिए कि इसमें से असल वाली फाइल कौन सी है जिसको गूगल ओरिजिनल फाइल समझेगा, वो कौन सी है। कॉपियां तो मैंने बहुत सारी कर ली है उसकी ना। वो सिर्फ उसको करेगा जिसका एग्जैक्टली ये नाम चेंज हो गया, ये नाम भी चेंज हो गया।
लेकिन वो जो है E3 वाला नाम वो ओरिजिनल फाइल है, बाकी कॉपीज हैं। तो कॉपीज होने से क्या हुआ, नाम भी चेंज हो गया ना। मैंने इसलिए कॉपी की है ताकि आपको पता हो कि अगर पहले से पढ़ी हो तो उन्हें डिलीट कर लो पहले, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे कौन सी वाली करनी है, ये वाली। अच्छा तो मैंने वैसे ही क्लिक कर दिया इसको, ठीक हो गया, डाउनलोड हो गई जी। अब कहाँ आए वापस, होस्टिंग में आ जाए। अब मैं फिर वापस देख रहा हूँ test.ifzalacademia.com, कहाँ पे करने को कह रहा है, यहाँ पे। अच्छा पहले देखिए यहाँ पर ऑलरेडी तो नहीं कोई फाइल वो वाली, पहचान के अभी नाम से पता लग ही जाएगा। अब हमें इसका नाम गूगल के साथ आ रहा है और उसके आगे कुछ डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसको पहचानने का यही तरीका है। तो इस नाम की पहले तो कोई फाइल नहीं ना, नहीं है। क्या करें हम, अब मैं उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ मेरी इंडेक्स फाइल पड़ी है, यही पड़ी है ना इंडेक्स भी। अपलोड, सिलेक्ट, कहाँ पर है, डाउनलोड्स पर है। ये कुछ नहीं करेगी, इससे भी एरर आएगा, इससे भी एरर आएगा। असल काम किसने करना है, इस फाइल ने। अपलोड हो गई। अब हम क्या करते हैं, वापस इस पे आते हैं, पहले इसकी शक्ल देखते हैं नजर आई है कि नहीं है। यहाँ पर आ गई नहीं ये फाइल। अब हम वापस जाते हैं, यहाँ यही किया है। अब आप नोट करें दोनों का वेरीफाई बटन बना हुआ है, एक वेरीफाई का बटन नहीं है, दो बटन है। एक बटन एसोसिएट हुआ हुआ है इसके साथ, एक बटन एसोसिएट हुआ हुआ है इसके साथ। तो आप जोन से वाली वेरिफिकेशन कर रहे हो, आप उसी का वेरीफाई यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या तरीका था, पहले उसको भी देख लेते हैं, फिर इसको वेरीफाई कराते हैं। फिर क्या कहा था उसने, मेन रूट फाइल पर चले जाओ, यानी इंडेक्स की फाइल को खोलो और उसके हेड पोर्शन में जाकर पेस्ट कर दो। इंडेक्स का है जी, एडिट, आगे ये। अब देखिए वो जो आप नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में काम कर रहे थे, सेम यहाँ हो रहा है। अब आपको वहां करने की जरूरत नहीं है, जब मैंने ऑनलाइन किया कोई छोटी मोटी चेंज करनी होगी ना, मैं यहीं पे कर लूंगा। लेकिन फायदा क्या है, यहाँ पर चेंज करूंगा तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी और लाइव हो जाएगी। चलो जी, इसका क्या तरीका, उसने कहा मुझे, कहता भाई हेड में आओ, जहां दिल करता है वहां पर जाकर हेड में बस कोड पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं उस वेरीफाई को दबाऊंगा। तो मैंने आपको सिर्फ दोनों तरीके बताए, करेंगे हम एक ही मेथड यूज। कौन से वाला, ये वाला। तो मैं कहता हूँ वेरीफाई, उसको मैंने सेव नहीं किया अभी तक, इसीलिए नहीं किया कि मुझे सेव ना करूं जी। क्या हुआ, ऑनरशिप वेरीफाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि हो गया, सर्च कंसोल बन गया हमारा, फाइन। गो टू प्रॉपर्टी पे आए, मतलब आज कैमरे इंस्टॉल हो गए हैं इस क्लासरूम में। अब ये भी इंस्टॉल हुए हैं, इसका मतलब है अभी के बाद रिकॉर्डिंग शुरू। कल की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, पिछले महीने की भी नहीं होगी, पिछले 7 दिनों की भी नहीं होगी। इसी तरह ये भी आज से रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा है, ठीक। इसके साथ हम एक पेज और खोलते हैं जिस पे काम हो रहा है, उसको भी देखते हैं। इसको खुलने दें और वापस इस पे आते हैं। कल हमने पढ़ा था साइट मैप, वो भी तो अपलोड करना पड़ेगा। रोबोट्स पढ़ी थी, वो भी तो अपलोड करनी पड़ेगी। सो इस तरह करते हैं, इधर आते हैं। साइट मैप मैंने इसी कंप्यूटर पे बनाया था ना, हाँ इधर ही बनाया था, देखते हैं कहाँ पड़ा हुआ वो जी, यही जगह। अपलोड पे आए, सिलेक्ट पे गए जी, ये साइट मैप जो कल बनाया था हमने, पता नहीं साइट का है भी कि नहीं है, इसका तो नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, इसके बना लेते हैं। हाँ ऐसे वो बेचारा माइंड करेगा तो इसका बना लेते हैं। कंट्रोल सी, कौन बनवाएगा, साइट मैप बनाई थी, कैसे बनाना है, मुझे साइट मैप जनरेट करना है, कैसे करें, सर्च कर लें यार ऑनलाइन साइट मैप, जल्दी से साइट मैप जनरेट करवाते हैं। साइट मैप जनरेट करवाने के लिए क्या प्रोवाइड करना है, वेबसाइट का URL, स्टार्ट। चलो जी बन गया, डाउनलोड करते हैं।
और फिर अपलोड करते हैं। वहां पर तो एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, इनको बेशक आप डिलीट कर दें, इनकी ज़रूरत नहीं ना रही हमें, इसकी भी नहीं रही ना, ये पुराने वाला है ना, इसका भी नाम चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका नाम भी फिक्स है, इसलिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं वापस यहाँ और इसे कहते हैं डाउनलोड करो। चलो जी आ गया। अब आ जाते हैं वापस साइट पे, सिलेक्ट, आ गया साइट में, ये भी हो गया। बाकी क्या बच गया था जी, रोबोट्स। चलिए काम कर लेते हैं। रोबोट्स पता नहीं मैंने कहाँ सेव की थी, मुझे नहीं याद। HTML में पड़ी है तो फिर ठीक है, लेकिन उसके लिए भी देख लेते हैं कहाँ पड़ी है। वो भी बनाई थी ना हमने फाइल, स्टूडेंट HTML में शायद मैंने रखी हो, आई थिंक सो, स्टूडेंट HTML या HTML क्लास, कुछ इस तरह की ये है। देखिए इसमें रोबोट्स है, ये इसको भी एडिट कर लें। तो इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी ना हमें, मसलन ये वाला हिस्सा चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इधर आते हैं वापस, वेबसाइट क्या है ये, रोबोट्स फाइल अपलोड हो गई है ना। सो यहाँ लिख साइट मैप, सॉरी साइट मैप डॉट XML। एरर तो नहीं आना चाहिए, नहीं आया, मैं कहा एरर भी नहीं आया क्योंकि लग गई थी। इसे कॉपी करें, नोटपैड में आए और इस दफ़ा सेव। बाकी तो सब स्टैंडर्ड चीज़ें, मैं कहा बाकी सब स्टैंडर्ड है, इस फाइल को भी अपलोड कर दें, इस फाइल को भी अपलोड कर दें, इसे बंद कर दें सेव किए बगैर, क्योंकि सेव करूंगा तो दो हो जाएंगे ना, एक करना है हमें। फिर क्या कह रहा है, सिलेक्ट फाइल, रोबोट्स पड़ी हुई है डी में, जी ये रोबोट्स की फाइल भी आ गई, दोनों फाइलें हमने यहाँ पर अपलोड कर दी। अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे सर्च कंसोल पर। यहाँ पर देखें ये सर्च कंसोल है जो अभी अभी हमने बनाया है। यहाँ पर ये साइट मैप का ऑप्शन भी आ रहा है, आ रहा है, इस पे आए, ठीक है, ये पुराना आ रहा है क्योंकि मेरा ख्याल है 5 जुलाई को मैंने किसी और क्लास को पढ़ाया होगा, तो इसी वेबसाइट पे पढ़ाया था, तो इसलिए वो रिजल्ट्स हमें आ रहे हैं। अब मैं इसको नया साइट मैप सबमिट करने लगा हूँ। देखिए अब साइट मैप बना लिया हुआ है, साइट मैप अपलोड भी कर लिया हुआ है। यहाँ पर आकर क्या कर रहा हूँ मैं, सर्च कंसोल को कह रहा हूँ कि ये साइट मैप, भाई ऐसा भी तो हो सकता है 10 दिनों के बाद आपकी वेबसाइट में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं, तो फिर आप नया साइट मैप बनाकर दोगे ना उसको। तो हमने लिखा साइट मैप डॉट XML, एंटर करें। साइट मैप ये क्या अपडेट हो गया, 12 जुलाई वाला साइट मैप आ गया। अब इधर आ जाते हैं ज़रा वापस और ज़रा इसको देख लेते हैं। इधर जो है ना उसको देखते हैं ज़रा, ये पुराना बना होगा, इसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आपको नजर आएंगे। गूगल सर्च स्टार्ट। अब ये किसी और वेबसाइट का आएगा, ये उसका आएगा, वो रेनी मोरस का आएगा ये। आ गया, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, परफॉर्मेंस। ये देखिए रिजल्ट्स आ रहे हैं इधर, बड़े कम रिजल्ट्स आ रहे थे। ये ऊपर आ रही है रेनी मोरस, ये ऊपर आ रही है जी, वो दूसरी वेबसाइट है, इस पर क्लिक। हाँ अब सही रिजल्ट्स आए। आगे कहता है भाई ये लास्ट 3 मंथ्स के वेब रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं कहता हूँ पिछले 28 दिन के दिखाओ, क्या कह रहा है, कहता है टोटल इंप्रेशंस अबाउट 11,000 इंप्रेशंस, कितनी दफ़ा आपकी वेबसाइट नज़र आई, क्लिक्स 426, यानी नज़र आई, और ये सारे ऑर्गेनिक दिखा रहा है, पेड नहीं दिखा रहा, हाँ ऐड नहीं है, इनकी ऐड नहीं चलती है, ये सारे ऑर्गेनिक है।
और एवरेज क्लिक थ्रू रेट CTR कितना आ रहा है जी? 4%। इट्स ओके, फाइन, क्योंकि सारे कीवर्ड्स का बता रहा है, एक कीवर्ड का नहीं बता रहा। अगर मैं किसी खास देखूं कि भाई किसके ऊपर इसकी सर्च ज्यादा, ये रखिए नीचे आगे कहता है भाई ये रैनी मोरस वॉच, रैनी मोरस पेपिलन वॉच, ये दिखा रहा है कि इनके ऊपर इसकी सर्चिंग होने लगी हुई है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ब्रांड के ऊपर हो रही है, क्योंकि ब्रांड है तो सबसे ज़्यादा इनकी ब्रांड के ऊपर हो रही है। तो ये इसका फ़ायदा हुआ, हमें पता लगा कि इसका मकसद क्या था। इस पर आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, URL देना, मैंने यहाँ पर टाइप किया, देखिएगा अब क्या होता है, क्या मैसेज आया, URL इज ऑन गूगल। ये भी हो सकता है कि देखते हैं शायद उधर क्या करता है, देखें ज़रा उधर क्या करता है, जहाँ पर हम काम कर रहे थे ना वहाँ पे क्या करता है। ये है वेबसाइट, हाँ यही है, लेकिन कहाँ तक है, Ctrl+C करें, साइट मैप पे आए, ओवरव्यू पे आए, और यहाँ आकर जरा इसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर करें। चलो वीडियो मेहरबानी इसने कर दिया हमें। यहाँ पर ये मैसेज भी हो सकता है कि URL इज नॉट ऑन गूगल बट नॉट बिकॉज ऑफ एरर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि चेक करें कि क्रॉलर इसको क्रॉल नहीं कर रहा, क्या इश्यूज हैं ये हमें देखने पड़ेंगे। नॉट बिकॉज ऑफ एरर्स का मोस्टली मतलब ये होगा कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट है, आप किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हैं तो गूगल उसे क्रॉल नहीं करेगा। और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ एरर्स, तो फिर वो एरर्स दिखाएगा भी यहाँ पर आकर आपको कि भाई कौन से एरर्स हैं जिनकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। और नीचे आए, ये क्या लिखा हुआ है जी, पेज एक्सपीरियंस। HTTPS इज ओके, ये पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ये क्या कह रहा है, मोबाइल के ऊपर ना ये कुछ पेजेस हैं जिसको वो कह रहा है कि इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा। अभी इस पर क्लिक करें, वन इशू दिया उसने एक हमें, ये टेक्निकल इशू है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का इशू आ रहा है, नीड इम्प्रूवमेंट। देखें अब ये सब कुछ दिखाने लगा हुआ हमें, कहते हैं ये 4 इश्यूज हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन्हें हमने हल करना है। ये पेज एक्सपीरियंस हमें बताया, इसको ऐड किया तो तब उसने बताया हमें। ये हम आखिर में जब टॉपिक पढ़ेंगे ना टेक्निकल एसईओ, उसमें हम देखेंगे। लेकिन ये लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का क्या मतलब है कि वेबसाइट है, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा कंटेंट है, जैसे आमतौर पर वेबसाइट्स होती हैं उन पर स्लाइडर्स लगे होते हैं, तो स्लाइडर तो बहुत हैवी होते हैं। गूगल कहता है आपकी वेबसाइट को 2.4 या 2.5 सेकंड में लोड होना है, स्लाइडर नहीं दे रहा इतना टाइम, ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब है एक्सपीरियंस पुअर हो गया। इसका अल्टरनेट क्या है हमारे पास, इसका अल्टरनेट ये है कि हम तो क्लाइंट से कहेंगे भाई स्लाइडर की बजाय तस्वीर लगा लो, टाइम सेव करो, ठीक है। इसको बाकी डिस्कशन हम करेंगे टेक्निकल वाले पार्ट में। इसी तरीके से सिक्योरिटी इश्यूज हैं कुछ, ये आगे सिक्योरिटी इश्यूज, नो इशू डिटेक्टेड। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट सस्पिशियस हुई होगी तो यहाँ मैसेज आएगा, अगर आपकी वेबसाइट में वायरस होगा तो भी यहाँ पे मैसेज आएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से पता लगती हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, बस इसको फिर ख़त्म करते हैं आज के लेसन को। सेटिंग्स कहाँ हैं, ये सेटिंग्स आ गए जी। अब ये हमने सर्च कंसोल बना लिया, अब हम चाह रहे हैं किसी और को भी, जैसे मिसाल के तौर पे ये सर्च कंसोल है, जो क्लाइंट है वो भी आपसे कह सकता है कि मुझे ज़रा सर्च कंसोल दिखाएं, मेरा रिजल्ट दिखाएं। तो यहाँ से हम जैसे अभी हम कहेंगे बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो हम उसको कहेंगे तुम भी देख लो भाई यहाँ से। और अगर पुअर रिजल्ट आ रहा है या वेब डेवलपर से मैंने कुछ चेंजेस करवानी है जैसे अभी हमने देखी है, तो मैं उसको भेजूंगा, मैं से कहूँगा भाई ये देखो ज़रा, आपको भी मैं शेयरिंग दे रहा हूँ इस अकाउंट की, तो देखें ये एरर्स आ रही हैं, एरर्स रिजॉल्व करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी और को भी हमें इसमें ऐड करना है, मगर हम ये नहीं कह रहे कि हम अपना ही अकाउंट उसको दे दें, हम उसे परमिशन देने लगे हैं, बिल्कुल जैसे मैंने गूगल ऐड में आपको परमिशन दी थी। ये परमिशन हमने कैसे देनी है, ये लिखा हुआ है यूजर्स एंड परमिशंस, इस पर क्लिक कीजिए, देखें जरा इसमें कितने लोग आ रहे हैं ऑलरेडी। एक ये वाला अकाउंट आ रहा है और एक ये वाला अकाउंट आ रहा है। अगर मैं किसी और को ऐड करना होगा तो ऐड यूज़र, यहाँ पर क्या करूँगा, उसका ईमेल दूंगा। यहाँ पर देखें लिस्ट में क्या आ रहा है, ऑनर बनाना है, फुल बनाना है कि रिस्ट्रिक्टेड,
रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है कि व्यूअर बस, यानी कि वो इसके इनसाइड्स देख सकता हो बस कि क्या हो रहा है, चेंजेस ना कर सकता हो। चेंजेस तो खैर हम भी नहीं कुछ कर रहे, एक्शंस ले रहे हैं। मैं क्या, हम लोग एक्शंस ले रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस आपने देखा ना, इसमें कुछ चेंज करने वाली चीज़ तो है नहीं। मतलब इसमें हम कोई वेबसाइट का कोड चेंज, ये हमें पॉइंट आउट कर रहा है कि ये एरर है, इस एरर को जाकर रिमूव करो। हाँ, उस एरर को इन डिटेल दिखाएगा हमें, लेकिन जिसको हम व्यूअर बनाएंगे वो सिर्फ मेन समरी देख सकता है इसकी बस। फुल का मतलब सब कुछ कर सकता है, ऑनर का मतलब आप उसको ऑनर बना रहे हो, खुद क्विट कर रहे हो। हाँ, जैसे मैं किसी का काम कर रहा था, आज छोड़ दिया उसका प्रोजेक्ट, तो फिर मैं उसको ऑनर बनाऊंगा, जब वो ऑनर बन जाएगा मैं खुद क्विट करके चला जाऊंगा। सो मैं इसके कंसोल में से निकल जाऊंगा। सो इस तरीके से हम किसी को परमिशन देंगे, और ये परमिशन की जीमेल जनरेटेड भी नहीं होगी। हाँ, परमिशन रीड्स होके मिल गई, वो अपने जीमेल से सर्च कंसोल खोलेगा, उसे ये वेबसाइट वहाँ पे मिल जाएगी। मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि उसने एक्सेप्ट करना है इस परमिशन को, एक्सेप्टेंस भी कोई नहीं है, अभी बन गया, आपने अलाउ किया, वो बन गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऐड में दिया था, तो आप सबको परमिशन को एक्सेप्ट किया आप लोगों ने, फिर आपको परमिट हुआ। और अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 31 डेज तक नहीं किया, तो उसको उसने परमिशन भी नहीं दी, इग्नोर कर दी, 31 डेज के बाद एक्सपायर्ड। लेकिन ये है कि जैसे ही किसी ने किसी को परमिशन दी, वो उसमें ऐड इन हो गया खुद से। ठीक है, सो ये थी आज की 2-4 चीज़ें। क्या था इसमें, ये होस्टिंग वगैरह क्या होती है, वेबसाइट अपलोड कैसे करते हैं, सर्च कंसोल कैसे बनता है, फिर साइट मैप कैसे अपलोड होता है, रोबोट्स की फाइल कैसे अपलोड करनी है, साइट मैप को सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करना है, ये भी किया हम लोगों ने। ठीक है, सिर्फ सबमिट करना है ताकि उसके रिकॉर्ड में आ गया। अब गूगल को हमने आसानी कर दी है,